हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दादी ने श्री से कहा, श्री बेटा अब तुम भी बैठकर डिनर करो, बाकी का सारा काम सर्वेंट कर लेंगे। श्री ने कहा, नहीं दादी, मैं खाना सर्व करती हूँ ना। तो कादम्बरी जी ने कहा, बेटा खाना मेड सर्व कर देगी, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। श्री ने अब आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर हिलाकर वहीं दादी के पास ही चेयर खिसका कर बैठ गई। रणविजय, जो इस बात का वेट कर रहा था कि श्री उसके पास आकर बैठेगी, उसे अब श्री पर बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन बोला, रोज तो मेरे बगल में बैठती है, आज दादी के पास क्यों बैठी है। वहीं अमन और तरुण रणविजय के फेस के एक्सप्रेशन से समझ गए कि रणविजय इस वक्त क्या सोच रहा है। उन्हें तो रणविजय की हरकत पर हंसी भी आ रही थी और कहीं ना कहीं उन दोनों को ये देखकर अच्छा भी लग रहा था। कहीं ना कहीं श्री अब रणविजय को प्रभावित करने लगी है। श्री अपने लिए खाना सर्व कर ही रही थी कि दादी ने कहा, श्री क्या तुम्हारा रणविजय से कोई झगड़ा हुआ है। श्री ने नज़र उठाकर दादी की तरफ देखा और कहा, नहीं दादी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अपने पति से इतना दूर होकर क्यों बैठी हो, उसके पास ही बैठकर खाना खाओ, चलो। श्री ने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी दादी की बात पर पूरी तरह से था। अब जो बात वो खुद ना कह सका वो तो दादी ने ही कह दिया। वही श्री अब चुपचाप अपनी चेयर से खड़ी हुई और रणविजय की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। रणविजय ने तिरछी नज़र से श्री की तरफ देखा तो श्री ने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और अपना खाना सर्व कर खाने लगी। तभी दादी की नज़र नायरा पर गई जो अपना सिर झुकाए हुए खाना खा रही थी। नायरा का एक साइड सूजा हुआ नज़र आ रहा था। उस पर नजर आ रही रणविजय की उंगलियां साफ जता रही थी कि वो अच्छा खासा ट्रीटमेंट लेकर बैठी है। दादी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नायरा ये तुम्हारे गालों को क्या हुआ है। नायरा ने सक पका कर दादी की तरफ देखा और जल्दी से कहा, कुछ भी नहीं दादी, वो बस ऐसे ही। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी से थप्पड़ खा कर आई हो। दादी का ये बोलना था कि तरुण जोर से खांसने लगा। वहीं रणविजय ने भी हंसकर अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, ये दादी भी ना किसी के मजे लेने के पीछे नहीं हटती। दरअसल दादी जानती थी कि नायरा के साथ क्या हुआ है। जिस वक्त रणविजय गुस्से से अपने रूम से बाहर निकला था उस वक्त दादी हॉल में ही बैठी हुई थी। उसके कुछ देर बाद ही नायरा अपने गाल पर हाथ रखे हुए स्टडी रूम से बाहर आई थी। उसकी हालत देखकर दादी को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ होगा और कहीं ना कहीं उन्हें नायरा की हालत देखकर मजा भी आ रहा था। दादी की बात सुनकर नायरा ने बंगले झांकते हुए कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, बस उसी वजह से गाल पर रेडनेस बनी हुई है। तो कादम्बरी जी ने कहा, तो बेटा तुमने कोई दवा ली कि नहीं। नायरा ने फेक स्माइल के साथ कहा, जी आंटी जी, मैंने दवा ले ली है, कल सुबह तक ही स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। अब वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो चेयर से खड़े होते हुए बोली, मेरा हो गया, वो मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं अब सोने जा रही हूँ। फिर वो बिना किसी की तरफ देखे ही वहाँ से चली गई। दादी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, तुम इसी के लायक हो नायरा, क्योंकि तुम जो करने के लिए घर में आई हो ना, वो मेरे रहते तो कभी नहीं होगा। और मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि रणविजय भी तुम्हें तुम्हारी इरादों में कामयाब कभी नहीं होने देगा। तभी कादम्बरी जी ने कहा, वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो दादी ने कादम्बरी जी की तरफ देखा और पूछा, क्या बात करनी है कादम्बरी। वहीं सभी लोग भी एकदम कादम्बरी जी की तरफ देखने लगे। तो कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गुरुजी का फ़ोन आया था, दरअसल वो 2 दिन बाद यहाँ आने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उनसे रणविजय और श्री को आशीर्वाद भी दिलवा दिया जाए, ये भी तो एक रस्म होती है ना। तो दादी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे यहाँ की तो रस्म है ना कि नए जोड़े को गुरुजी से आशीर्वाद दिलवाया जाता है। वहीं ये बात सुनकर श्री थोड़ी परेशान हो गई। उसने परेशानी से रणविजय की तरफ देखा, पर रणविजय इन सब से बेपरवाह दोबारा अपना खाना खाने लगा। ये सब लोग नहीं जानते हैं कि रणविजय और मेरी शादी तो, पर ये सब गलत है। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी रणविजय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे हल्का सा प्रेस किया, जैसे वो उससे कहना चाह रहा हो कि अपना मुंह बंद रखो। श्री ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने तिरछी नज़रों से श्री की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री ने थोड़ा परेशान आवाज़ में कहा, पर वो रणविजय ने उसके हाथ पर थोड़ा और ज़्यादा प्रेस करते हुए कहा, मैंने कहा ना, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
श्री ने अब धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी कादम्बरी जी ने कहा, श्री और रणविजय, तुम दोनों परसों ऑफिस के लिए मत जाना। तो अमन और तरुण ने भी कहा, आंटी हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम भी क्यों करेंगे यहाँ रहकर, हम भी क्या करेंगे यहाँ रहकर। तो दादी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी यहीं रहना, मैं गुरुजी से तुम्हें भी आशीर्वाद दिलवाऊंगी ताकि तुम दोनों की लाइफ में भी जल्दी से कोई आए। तो तरुण ने हंसते हुए कहा, दादी आशीर्वाद तो ये दिलवाना कि मुझे श्री जैसी कोई लड़की मिले। अगर श्री की शादी रणविजय भाई से ना हुई होती ना, तो पक्का मैं श्री को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाता और उससे शादी भी कर लेता। तरुण की ये बात सुनकर रणविजय ने उसे घूर कर देखा। तो तरुण ने जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहा, अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप और श्री नहीं मिले होते तब। अब तो श्री मेरी भाभी है, तो अब मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि श्री जैसी कोई लड़की, आप जेलस मत होइए। रणविजय ने खड़े होते हुए कहा, मेरा खाना हो गया है और तरुण तुम ज़रा मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो। कहकर रणविजय वहाँ से चला गया। तरुण ने रणविजय को जाते हुए देखा और फिर अमन से पूछा, भाई मुझे अकेले में स्टडी रूम में क्यों बुला रहे हैं। तो अमन ने हंसते हुए कहा, उसके सामने ही उसकी बीवी पर लाइन मारोगे तो सोचो वो तुम्हें अकेले में क्यों बुला रहा होगा। जाओ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। तरुण ने कहा, तुम भी चलो ना मेरे साथ, तुम रहोगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। अमन ने कहा, ना बाबा ना, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है। कहकर अमन भी खड़ा हुआ और वहां से चला गया। कुछ देर बाद तरुण देवी देवताओं के नाम लेते हुए स्टडी रूम में दाखिल हुआ। सामने ही रणविजय अपनी रोलिंग चेयर पर बैठे हुए शिवलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसने अपने एक हाथ में जलती हुई सिगरेट को थामा हुआ था और वो उसके लंबे कस ले रहा था। तरुण के स्टडी रूम में आते ही रणविजय ने तरुण की तरफ देखा और फिर सीधे बैठते हुए कहा, अंदर आओ। तरुण थोड़ा डरते हुए रणविजय के सामने जाकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि रणविजय कुछ कहता, तरुण ने अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहा, भाई मैं तो सच में मजाक कर रहा था, आप मजाक को सीरियस क्यों ले गए। रणविजय ने उसे अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर कहा, शट अप तरुण, मैंने तुमसे बकवास बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। तो तरुण ने पूछा, तो भाई आप क्या बात करना चाहती थे। तो रणविजय ने कहा, वो रवीश हमारे कब्जे में है। ये सुनकर तरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट, क्या वाकई में उस रवीश को आपने पकड़ लिया है। रणविजय ने अपनी सिगरेट एश ट्रे में बुझाई और खड़े होकर तरुण के सामने आया और डेस्क से टेक लगाकर खड़े होते हुए बोला, हाँ, और अभी तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो तरुण ने कहा, भाई इसका मतलब आप उसे। तो रणविजय ने कहा, गुनाहगार कोई नहीं छोड़ा जाएगा तरुण, अब सजा असली गुनाहगार को मिलेगी। ये सुनकर तरुण की फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से जाकर कसकर रणविजय के गले लगाते हुए कहा, मतलब भाई आप जानते हैं ना कि श्री निर्दोष है। रणविजय ने इरिटेट होते हुए उसे खुद से दूर किया और कहा, ये बात तुम दूर रहकर भी कर सकते हो ना। तरुण ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, भाई वो थोड़ा एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर आप सोच नहीं सकते हो कि मुझे ये जानकर कितनी खुशी हो रही है कि श्री को आप इनोसेंट मानते हैं। रणविजय ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर मुझे अभी भी डाउट है। तरुण ने कहा, जैसे आपका ये डाउट क्लियर हुआ है वैसे ही आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि आपका, शिवांगी और श्री का जो भी गुनहगार हो उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। रणविजय ने अब गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, अब चलो, चलने का वक्त आ गया है। तरुण भी जल्दी से रणविजय के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद रणविजय की गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। ये बिल्डिंग रणविजय की ही थी। रणविजय और तरुण दोनों ही अपनी गाड़ी से बाहर आए और एक नज़र बिल्डिंग को देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ही बिल्डिंग की तरफ चले गए। वो दोनों इस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर थे, जहाँ पर कुछ आदमियों ने एक लड़के को चेयर से बांध कर रखा हुआ था। वो लड़का खुद को छुड़ाने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहा था। उसका मुंह टेप से बंद था। रणविजय उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हुआ और फिर उसने पीछे खड़े एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, यही है वो। तो उस आदमी ने कहा, यस बॉस, ये हमें एक होटल के रूम में मिला था, बस वहीं से उठा लिया। तभी अनुराग जो वहीं खड़ा हुआ था उसने जल्दी से रणविजय के पास आते हुए कहा, बॉस, पर इसका करना क्या है। तो रणविजय ने एक नज़र अनुराग की तरफ देखा और आगे बढ़कर झटके के साथ उसके मुंह से टेप हटाई, जिससे उस लड़के के मुंह से कराह निकली। रणविजय ने रवीश के चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम ही हो ना रवीश मल्होत्रा।
तो रवीश ने थोड़ा डरते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है और मैंने क्या किया है? तो रणविजय ने खड़े होते हुए अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले और अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, श्री को जानते हो ना? श्री का नाम सुनकर रवीश के चेहरे का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया, पर उसने जल्दी से अपनी एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, कौन श्री? मैं नहीं जानता किसी भी श्री को। तो रणविजय ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, श्री मेरी बीवी है और ये वही श्री है जिसे ड्रग्स देकर तुम अपने गंदे इरादे पूरा करना चाहते थे। रणविजय की बात सुनकर रवीश ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैंने किसी को ड्रग्स नहीं दिया और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? हाँ श्री मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तभी तरुण ने आकर एक जोर का पंच रवीश के मुंह पर मारते हुए कहा, साले तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास, इसके बावजूद भी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। तरुण के ऐसे करने से रवीश के होठों पर कट लग गया था, जहाँ से लगातार खून बहने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तरुण को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रवीश के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तूने जो जो कांड किए हुए हैं ना बेटा, सब की खबर है हमें, और तू तो क्या तेरा बाप भी मानेगा कि तूने ये गुनाह किया है कि नहीं। कहने के साथ ही तरुण ने तेज आवाज़ में कहा, उसे अंदर लेकर आओ। इसी के साथ एक आदमी उस बैटर को पकड़कर अंदर ले आया। उस वेटर को देखकर रवीश की आंखें फटी की फटी रह गई। रणविजय, जो बिना किसी भाव के काफ़ी देर से रमेश को घूर रहा था, उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, अब ये भी बोलो कि तुम इसे नहीं जानते हो। अपना झूठ पकड़ता हुआ देखकर रवीश गड़गड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। रणविजय ने रूथलेस स्माइल के साथ कहा, जाने दो तुम्हें? बिल्कुल जाने दूंगा, पर उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब तो दो। कहकर रणविजय ने अपने एक आदमी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस आदमी ने उसके हाथ में एक खंजर रख दिया। रणविजय ने उस खंजर की नोक रवीश के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, हाँ तो तुमने श्री को ड्रग्स दिया था, ये बात तो साबित हो गई कि तुमने श्री को ड्रग्स दिया था, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मुझे ड्रग्स देने के पीछे भी क्या तुम्हारा हाथ था? ये बात सुनकर रवीश ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मैंने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था, मैंने सिर्फ श्री को ड्रग्स दिया था और उस वक्त मैं श्री को पूरी तरह से हासिल करना चाहता था ताकि उसके पास मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता ना रहे। रणविजय का ये सुनना था कि उसने अपने हाथ में पड़े हुए खंजर को एक ही बार में रवीश के हाथ के आर पार कर दिया, जिससे रवीश की दर्दनाक चीख वहाँ गूंज उठी। रणविजय ने अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुमने जो श्री के साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर उसे खंजर को उसे जगह घुमाते हुए कहा, अब चुपचाप मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दो, क्या वाकई में तुमने मुझे भी ड्रग्स दिया था या तुम किसी ऐसे के साथ मिले हुए थे जिसने मुझे ड्रग्स दिया था? रवीश ने डर से बिलबिलाते हुए कहा, मैं वाकई में मैं नहीं जानता कि तुम्हें किसने ड्रग्स दिया था, मेरा टारगेट सिर्फ श्री थी और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो रणविजय ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, फिर तो तुम अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। ये सुनकर रवीश का चेहरा दर्द और डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी रणविजय ने एक ही बार उसके गले पर किया, जिससे खून किसी पानी की तरह उसके गले से बहने लगा और कुछ ही पलों में रवीश ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी वहाँ मौजूद किसी के भी चेहरे पर शिकन का एक भाव भी नहीं था। तरुण, जो हमेशा ही सबके सामने काफ़ी खुश मिजाज और चार्मिंग बॉय की इमेज के साथ रहता था, वो भी आज किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। ये सही था, तरुण वैसे तो बहुत खुश मिजाज था, लेकिन वक्त आने पर हद से कहीं ज़्यादा क्रूएल भी हो जाता था। आखिर वो रणविजय का भाई जो था। तरुण ने रणविजय से कहा, भाई अब आप यहाँ से जाइए, आगे काम मैं संभाल लूँगा। रणविजय ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए कहा, इसकी बॉडी को जंगल में जाकर कहीं फेंक दो, कम से कम जंगली जानवरों के काम तो आएगा। और हाँ, श्री को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तरुण ने हैरानी से कहा, पर क्यों भाई? ये बात जानकर तो श्री बहुत खुश होगी। तो तरुण ने उसे घूर कर देखा और कहा,
तुमसे जितना कहा है उतना करो, उससे ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। और फिर अनुराग की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें जो मैंने काम कहा था वो हुआ कि नहीं? अनुराग, जो अभी तक रवीश की डेड बॉडी को ही देख रहा था, उसने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बारे में पता लगाने की, और जैसे ही मुझे कोई सुराग मिलता है मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूँगा। रणविजय ने कहा, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, अगले 3 दिन में मुझे पता चल जाना चाहिए कि मुझे ड्रग्स किसने दिया था और उस दिन शिवांगी को मेरे रूम में किसने भेजा था। अनुराग ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, बॉस, आपका काम जल्दी हो जाएगा। रणविजय ने एक हिकारत भरी नज़र से रवीश की डेड बॉडी को देखा और वहाँ से निकल गया। रणविजय काफ़ी लेट नाइट घर पहुँचा था। श्री अभी तक सोई नहीं थी। वो बेचैनी से रूम में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। दरअसल वो रणविजय के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रूम का डोर ओपन हुआ, श्री ने अपने कदम रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रणविजय, मैं काफ़ी देर से आपका वेट। तभी श्री के बढ़ते कदम रुक गए और वो फटी आंखों से रणविजय के चेहरे के साइड में लगे ब्लड को देखने लगी। श्री ने थोड़ा घबराते हुए आवाज़ में रणविजय से पूछा, रणविजय, ये ब्लड, क्या आपको कहीं चोट लगी है? श्री को अपनी फिक्र करते देख रणविजय पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने लापरवाही से कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। तो श्री ने पूछा, फिर ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो रणविजय ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं, वो रास्ते में कोई बदमाश मुझे मिल गए थे, बस ये उन्हीं का ही ब्लड है। कहकर रणविजय वॉशरूम में घुस गया और उसने वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। श्री ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, श्री, तुझे जो बात करनी थी वो बात तूने की ही नहीं। चलो अब यहाँ बैठकर वेट करती हूँ, मुझे रणविजय से इस बारे में बात करनी ही होगी। तभी कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर दोबारा ओपन हुआ। रणविजय अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया। इस वक्त उसने कमर के पास से ब्लैक कलर का टॉवल लपेटा हुआ था और एक ब्लैक कलर का टॉवल उसने कंधे पर डाला हुआ था, जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। श्री की नज़र जैसे ही रणविजय पर गई तो कुछ पल के लिए तो उसे देखते ही रह गई। रणविजय श्री को इग्नोर करके मिरर की तरफ बढ़ा और अपने बालों को ड्रॉयर से सुखाने लगा। उसकी नज़र मिरर से ही पीछे की तरफ बैठी हुई श्री पर गई, जो उसे हैरानी से और आंखें बड़ी किए दिखे जा रही थी। श्री को अपनी तरफ ऐसे देखते देख रणविजय के फेस पर एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों, पर उसे श्री का इस तरह से देखना अच्छा लग रहा था। रणविजय ने अपने गले में डाले हुए टॉवल को श्री के ऊपर लगभग फेंकते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। रणविजय का टॉवल सीधे श्री के मुंह पर लगा। उसने दोनों हाथों से उस टॉवल को पकड़ा और हड़बड़ाते हुए कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहती थी, तो बस वही सोच रही थी। कहते हुए श्री अपनी नज़र चुराने लगी। रणविजय ने ड्रॉयर वापस ड्रेसिंग पर रखा और श्री के सामने आकर खड़ा हो गया। श्री रणविजय की तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। रणविजय ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, खड़ी हो। श्री चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हो गई। रणविजय को इस तरह से देखकर श्री को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। रणविजय ने कहा, मेरी तरफ देखो। श्री ने बड़े ही मुश्किल से रणविजय की तरफ नज़र उठाकर देखा तो रणविजय ने एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मेरी तरफ देखने में? श्री ने धीरे से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, वो बस ऐसे ही। रणविजय थोड़ा सा श्री के चेहरे की तरफ झुका और उसकी मासूम सी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो श्री, बोलो। तुम्हारी ये आंखें सब जता देती है। रणविजय के ऐसे अपने चेहरे के करीब झुकने की वजह से श्री थोड़ा पीछे की तरफ हुई और बोली, मेरी आंखें क्या जताती है? तो रणविजय शरारती स्माइल के साथ कहा, यही कि मुझे इस तरह से देखकर तुम्हें कुछ फील होता है। एम आई राइट? रणविजय की बात सुनकर श्री ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ अपने कपड़े पहन लीजिए, फिर मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी है। रणविजय ने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। कुछ देर बाद रणविजय एक वाइट फिटिंग टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आया। इस कैजुअल वेयर में भी रणविजय बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जब रणविजय ने श्री को रूम में नहीं देखा तो वो समझ गया कि वो इस वक्त बालकनी में होगी। उसने भी अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। श्री रेलिंग के पास अपनी हाथ बांधी खड़ी सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। रणविजय उसके बगल में ही जाकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालकर सामने की तरफ देखते हुए बोला, बोलो, क्या कहना चाहती थी? श्री ने रणविजय की मौजूदगी का एहसास होते होते ही रणविजय की तरफ देखा और फिर वो नीचे दादी माँ ने जो कहा था कि गुरुजी आ रहे हैं।
हम दोनों को आशीर्वाद देनी, तो ये सही नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी ये शादी तो है ही नहीं। रणविजय ने तिरछी नज़रों से श्री की तरफ देखा और पूछा, कहना क्या चाहती हूँ? तो श्री ने थोड़ी हिम्मत बताते हुए कहा, आप भी जानते हैं कि मैं आपकी लीगल वाइफ नहीं हूँ। और कहते कहते श्री रुक गई। रणविजय कुछ देर तक श्री के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने वापस सामने की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी लीगल वाइफ नहीं हो? तो श्री ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मैंने तुमसे डिवोर्स पेपर साइन जरूर करवाए थे, पर अभी तक उसे कोर्ट में सबमिट नहीं करवाए। तो इसका मतलब साफ है कि तुम अभी भी मेरी लीगल वाइफ हो। श्री को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो रणविजय से ये बात सुन रही है। कहीं ना कहीं उसे ये सुनकर एक सुकून भी मिल रहा था कि उसका रिश्ता इलीगल नहीं है, लेकिन एक दर्द भरी टीस उसके दिल में जागी। नहीं श्री, क्या हुआ? जो हमारी शादी अभी भी लीगल है, लेकिन हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने भी तो तेरे साथ सही नहीं किया ना। तो ऐसे कैसे इन्हें माफ़ करके उनके साथ रहने लग जाऊं? श्री को कुछ बोलते ना देखकर रणविजय उनकी तरफ मुड़ा और उसकी चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? श्री ने अब रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? जो हमारा रिश्ता लीगल है, वैसे भी रिश्ते कभी भी कागज़ पर नहीं बनाए जाते हैं और ना ही कागज़ पर तोड़े जाते हैं। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और दिल से ही निभाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक वह डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं किए, तो कुछ दिन बाद जब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आएगा तब सबमिट कर देना, क्योंकि मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती हूँ। उसने रणविजय का हाथ अपनी चेन से हटाया और रूम की तरफ बढ़ गई। रणविजय ने अपनी गहरी नज़रों से श्री को जाते हुए देखता रहा, फिर उसने रेलिंग को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा कि मुझसे दूर जाना चाहती है। और सोच क्या रखा है इसने कि ये मुझसे दूर जाएगी और मैं इसे दूर जाने दूंगा? शादी मेरी मर्जी से हुई थी, तो डाइवोर्स भी मेरी मर्जी से होगा। रणविजय हमेशा से ही एक एरोगेंट और डोमिनेटिंग पर्सन रहा था। उसे हर काम अपनी मर्जी से करना पसंद था। शायद यही वजह थी कि उसे श्री का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। वहीं श्री चुपचाप जाकर बेड की साइड में लेट गई और अपनी आंखें बंद किए सोचने लगी, रणविजय ने वो डाइवोर्स पेपर सबमिट क्यों नहीं करवाए और मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये मुझे जाने नहीं देंगे। नहीं श्री, अपने आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता है और मेरे लिए भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखती है। अगर और लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो इन्होंने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया था। कुछ देर बाद रणविजय जब रूम में आया तब तक श्री सो चुकी थी। कुछ देर तक वो श्री के चेहरे को देखता रहा और उसके बगल में ही आकर लेट गया। श्री इस वक्त गहरी नींद में सो चुकी थी। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में इस तरह से होल्ड किया जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट खिलौने को अपनी बाहों में भरकर सोता है कि अगर उसने जरा सा भी अपनी पकड़ उस खिलौने से ढीली की तो कोई उसे उससे चुरा कर ले जाएगा। दूसरा दिन। नायरा सावन लेने के बाद अपने रूम में आई। इस वक्त उसने वाइट कलर का बाथरूम पहना हुआ था। तभी उसके बेड साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। नायरा जो ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी, उसने ड्रायर को वापस ड्रेसिंग पर रखा और अपना फ़ोन पिक करने के लिए साइड टेबल के पास में गई। उसने अपना फ़ोन उठाया। उसमें शो हो रहे नंबर को देखकर नायरा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले भाव बढ़ने लगे। जी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों कर रहा है? फ़ोन लगातार रिंग किए जा रहा था, इसलिए नायरा ने जल्दी से फ़ोन पिक किया और कान पर लगाकर सामने वाले को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही कहा, तुम इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? और हमारे बीच की डील तो तभी की तभी ख़त्म हो गई थी ना, तो इतने वक्त बाद मुझे कॉल करने का क्या मतलब है? तभी सामने से किसी ने रूड तरीके से कहा, पहले अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो नायरा ने कहा, तुम इस टोन में बात क्यों कर रहे हो? तो सामने से उस लड़के ने थोड़ा और रूड होते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फंसने वाला हूँ। नायरा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तो सामने से उस लड़के ने कहा, हम दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है नायरा, सिंघानिया, रणविजय नाम का खतरा। ये सुनकर नायरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो धम्म से बेड पर बैठते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। तो सामने से उस लड़के ने कहा, रणविजय इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवा रहा है और तुम जानती हो ना इसका आगे क्या अंजाम हो सकता है। नायरा का ये सुनना था कि उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो सारा काम बड़ी सफाई से किया था ना। फिर रणविजय को शक कैसे हुआ?
तो उस लड़के ने इरिटेट होते हुए कहा, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है और ये सब 1 महीना पहले ही शुरू हो गया था। नायरा ने एकदम खड़े होते हुए कहा, इसका मतलब 1 महीने पहले से ही रणविजय को शक था। फिर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों को पकड़ते हुए बोली, फिर मेरी नज़र से ये सब कैसे बच गया? कुछ भी करके हमें ये सब रोकना होगा। तो उस लड़के ने कहा, अब तुम्हें जो रोकना है अकेले रोको, क्योंकि मैं कल शाम को ही ये शहर तो क्या ये देश ही छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा तुमसे और उन बातों से कोई लेना देना नहीं होगा। नायरा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस प्लान में हम दोनों हिस्सेदार थे। तो सामने से उस लड़की ने कहा, वो प्लान तुम्हारा था, मकसद तुम्हारा था, मतलब तुम्हारा था, मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया था, उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो भला मैं तुम्हारे लिए क्यों भुगतूं? मेरा अब तुमसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। कहकर उसने नायरा को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नायरा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए उस फ़ोन को देखने लगी और गुस्से से उस फ़ोन को फर्श पर जोर से पटक दिया, जिससे फ़ोन टुकड़ों में पूरी फर्श पर बिखर गया। नायरा ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, नहीं, मैं रणविजय को ये सब नहीं करने दूंगी। रणविजय सच की तह तक कभी नहीं पहुंचेगा। दोपहर का वक्त श्री एक पार्क में बैठे हुए किसी का वेट कर रही थी। वो बार बार फ़ोन में टाइम भी चेक कर रही थी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में आई, श्री तुम आ गई। श्री इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और पलटकर उसने उस शख्स की तरफ देखा और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और आंखों में नमी। वो भागकर उस शख्स के सीने से लग गई। पापा आप आ गए, मुझे पक्का यकीन था आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, श्री ने मनोज जी से कहा। मनोज जी ने प्यार से श्री के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे आना ही था श्री, आखिर कब तक तुमसे नाराज रहता। श्री ने अपना चेहरा उठाकर मनोज जी की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना पापा। पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया था, फिर भी सबने मुझे ही गुनहगार समझा। मैं शिवांगी दी को बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। फिर सबने कैसे मान लिया कि मैं शिवांगी दी के साथ ऐसा कुछ करूँगी। कहते हुए श्री रोने लगी तो मनोज जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कभी कभी वक्त बुरा होता है श्री, और वही बुरा वक्त तुम्हारा भी था और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं मेरा दिल यही कहता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी उस वक्त बेटी को खोने के गम में पूरी तरह से टूट चुका था और उधर से तुम्हारी माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इस वजह से मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। श्री ने अपने पापा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, पापा आप खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि काफ़ी वक्त तो मैं भी यही मानती रही कि गलती मुझसे हुई है, तो भला मैं और किसी से क्या उम्मीद रखती कि सभी लोग मुझे बेगुनाह समझे। मनोज जी ने कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। मनोज जी और श्री वहीं पर रखी एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर के बाद मनोज जी ने कहा, रणविजय तुमसे अच्छे से बिहेव तो करता है ना? मेरा मतलब है कि कहीं शिवांगी की वजह से वो तुम्हारे साथ। श्री ने अपना सर झुकाए ही कहा, नहीं पापा, पहले वो मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी पर अब मुझ पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो मनोज जी ने एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब रणविजय ने तुम्हें अपना लिया है। श्री अगर ऐसा है बेटा तो मैं भी चाहूँगा कि तुम दोनों आगे की ज़िंदगी रणविजय के साथ ही बिताओ। तुम आगे की ज़िंदगी रणविजय के साथ ही बिताओ। श्री ने अपने पापा की तरफ देखा, कहा, पापा आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं? आप भी जानते हैं कि वो शिवांगी दी से प्यार करते थे और मुझसे तो उन्होंने नफ़रत की है। और आप ही बताइए कि सही तो उन्होंने भी नहीं किया ना मेरे साथ, तो मैं कैसे उन्हें माफ़ कर दूं? क्या सज़ा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, उसके बावजूद मुझे सज़ा मिली है ना, तो उन्हें सज़ा क्यों ना दूं? मनोज जी ने कहा, श्री क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम रणविजय को उसके किए की सज़ा दो? तो श्री ने रूंधे गले से कहा, मेरा दिल तो आजकल एक अलग ही दुविधा में है पापा। समझ ही नहीं आ रहा, इस वक्त मैं रणविजय से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उनसे दूर जाने का ख्याल मुझे परेशान करने लगा है। अगर मैं रणविजय के साथ रहती हूँ तो मुझे मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना होगा, और आपने ही तो सिखाया था ना कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना। मनोज जी कहीं ना कहीं श्री की बात को अच्छे से समझ रहे थे कि श्री का दिल भी बहुत बुरी तरह से टूटा था और रणविजय ने श्री के साथ बिल्कुल सही नहीं किया था। इसलिए उन्होंने श्री का हाथ पकड़ते हुए कहा, श्री तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा,
और तुमने सही कहा, इंसाफ की हकदार तो तुम भी हो, और तुम कोई भी डिसीजन लोगी तुम्हारा ये बाप हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अपने आप को अब कभी भी अकेला मत समझना। मनोज जी की बात सुनकर श्री ने अपनी नम आंखों से उन्हें देखते हुए अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और फिर उनके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पापा कुछ देर के लिए आप ऐसे ही बैठे रहो। पता है मैं कितने वक्त से इंतज़ार किया है कि मैं आपके प्यार को, आपकी इस केयर को फिर से महसूस कर सकूं। पता है मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी भी मुझे माफ़ करेंगे। क्या माँ मुझे माफ़ करेंगी? मनोज जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सब वक्त पर छोड़ दो श्री, क्योंकि वक्त हमारे सामने सवाल भी खड़े करता है और उनके जवाब भी हमें देता है। वक्त से बड़ा मरहम कोई दूसरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे तुम्हारी माँ भी तुम्हें समझ जाएगी और देख लेना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो तो तुम्हें माफ़ भी कर देगी। कुछ देर तक मनोज जी और श्री वहीं बैठे बातें करते रहे। अपने पापा से इतने वक्त बाद बातें करके श्री को काफ़ी सुकून मिल रहा था। चौहान एम्पायर। रणविजय अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म कर अमन के साथ अपने कैबिन में आया ही था कि तभी उसे सोफे पर नायरा बैठी हुई नजर आई। नायरा के चेहरे से ही लग रहा था कि वो थोड़ी परेशान है। नायरा ने जब रणविजय को कैबिन के अंदर आते हुए देखा तो खड़े होते हुए बोली, रणविजय मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रही थी। अमन ने कहा, मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। उसने एक नज़र नायरा की तरफ देखा और कैबिन से बाहर निकल गया। रणविजय ने अपनी रोलिंग चेयर की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो नायरा? क्या तुम मेरी पिछली बार दी गई वार्निंग को भूल गई हो? नायरा रणविजय के सामने ही चेयर पर बैठ गई और थोड़ा सा सैड होते हुए बोली, रणविजय मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, मुझे सब याद है। दरअसल मैं अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी। रणविजय ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए पूछा, बड़ी जल्दी तुम्हें समझ आ गया कि तुमने गलती की है? तो नायरा ने कहा, हाँ रणविजय, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी और मैं आज शाम को ही चौहान हवेली छोड़ दूँगी। रणविजय ने पहले तो नायरा को देखकर कुछ सोचा और फिर अपनी रोलिंग चेयर पर लीन होते हुए कहा, एक काम करो नायरा, तुम 3 दिन बाद चले जाना। तो नायरा ने पूछा, क्यों रणविजय? तो रणविजय ने कहा, दरअसल 3 दिन बाद मैं एक पार्टी देने वाला हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम भी इस पार्टी में अटेंड करो। नायरा को लगा कि रणविजय ने उसे माफ़ कर दिया, इसलिए वो बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ बिल्कुल रणविजय, मैं 3 दिन बाद यहाँ से चली जाऊँगी और पार्टी को ज़रूर अटेंड करूँगी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो रणविजय ने कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ज़रूरी काम करना है। नायरा ने अब रणविजय को और परेशान करना सही नहीं समझा, इसलिए वो चुपचाप उठकर कैबिन से बाहर चली गई। वहीं रणविजय ने उसे जाते हुए देख तो रहा था, पर उसकी आंखों के भाव थोड़े से अजीब हो गए, जैसे वो किसी तरह का रहस्य अपनी आंखों में छुपाए बैठे हुए हो। दूसरा दिन। श्री और रणविजय दोनों ही गुरुजी के सामने फर्श पर ही बैठे हुए थे। गुरुजी इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। श्री ने जहाँ एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और रणविजय ने उसकी मैचिंग का ही येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामी पहनी हुई थी। श्री ने अपने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। वहीं कुछ ही दूरी पर दादी और कादम्बरी जी भी बैठी हुई थी। नायरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने रूम में ही थी। वहीं तरुण किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसे रणविजय ने ही किसी काम के लिए बाहर भेजा था। गुरुजी काफ़ी देर से अपनी आंखें बंद किए बैठे थे, फिर उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली और गौर से श्री की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों का रिश्ता खुद महादेव ने जोड़ा है, इसलिए तुम दोनों को अलग करना नामुमकिन है। ये सुनकर जहाँ श्री के फेस पर हैरानी आ गई, वहीं रणविजय के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून नजर आ रहा था। वहीं दादी और कादम्बरी जी के फेस पर स्माइल। गुरुजी ने श्री और रणविजय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ मुश्किल है तुम्हारी ज़िंदगी में, शायद कुछ दूरियां भी हैं, लेकिन आखिर में तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना है। गुरुजी की बात सुनकर दादी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, दूरियां? कैसी दूरियां गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों के रिश्ते में कई तरह की अड़चन है, इतना आसान नहीं है इनका एक साथ रहना, लेकिन हर तरह की अड़चन को पार कर इनका रिश्ता हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ते में बन जाएगा। फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, इन दोनों का बंधन तो खुद महादेव ने जोड़ा है। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई अड़चन आएगी तो उसे दूर करने की हिम्मत भी वही देंगे। वहीं सिर सर झुकाए हुए मन ही मन बोली, गलत तो नहीं कह रहे हैं ये, वैसे भी कुछ दिन बाद तो मुझे इनसे दूर ही जाना है, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता
अटूट है। कुछ देर बाद गुरुजी दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। रणविजय ने दादी से कहा, दादी अब तो गुरुजी भी चले गए हैं, तो क्या मैं ऑफिस चला जाऊं? तो कादम्बरी जी ने कहा, रणविजय क्या हुआ अगर आज तुम ऑफिस की छुट्टी ले लोगे तो रणविजय ने कहा, मॉम मुझे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। मेरा काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग है और वैसे भी परसों हमारे घर में एक पार्टी है जिस वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। दादी और कादम्बरी जी के साथ श्री ने भी कन्फ्यूजन से रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने कहा, हाँ 2 दिन बाद हमारे घर एक पार्टी है। तो कादम्बरी जी ने पूछा, पर क्यों? तो रणविजय ने कहा, रीज़न आपको पार्टी में ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो चेंज करने के लिए अपने रूम में चला गया। दादी ने श्री से पूछा, श्री क्या तुम्हें पता है कि रणविजय ये पार्टी क्यों दे रहा है? क्या कोई बड़ी बात है? नहीं दादी, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है, श्री ने कहा। रात का वक्त रणविजय हेड रेस्ट से टेक लगाए वेट पर बैठे हुए अपने फ़ोन में कुछ ईमेल चेक कर रहा था। वहीं श्री वॉशरूम में बैठी हुई अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में ढके हुए कुछ सोच रही थी। उसकी नज़र बार बार अपने साइड में ही रखी हुई किसी चीज़ पर जा रही थी, जिसे देखकर श्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सही नहीं हुआ। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो नहीं, कुछ दिनों तक उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तभी वॉशरूम का डोर नॉक होने की आवाज़ आई। बाहर से रणविजय ने श्री को पुकारा, श्री पिछले आधे घंटे से तुम वॉशरूम में हो, क्या आज रात तुम वॉशरूम में ही बिताने वाली हो? दरअसल श्री को गए हुए काफ़ी वक्त बीत गया था, इसलिए रणविजय ने उठकर डोर को नॉक किया। श्री एकदम से हड़बड़ाकर वॉशरूम के बंद डोर की तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से अपने बगल में रखी उस चीज़ को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया और अपने फेस के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए वॉशरूम का डोर ओपन किया तो सामने ही खड़ा रणविजय थोड़ा कन्फ्यूजन से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तो श्री ने जल्दी से कहा, नहीं वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा अब आप सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ, कहकर श्री जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि रणविजय उससे और भी ज़्यादा सवाल जवाब पूछे। रणविजय को श्री का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। तब तक श्री अपनी आंखें बंद किए सो चुकी थी, या कह सकते हैं कि शायद सोने का नाटक कर रही थी। रणविजय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है? ये सोचते हुए वो भी श्री के बगल में ही आकर लेट गया और पीछे से श्री की कमर में हाथ लपेट कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। श्री को जब रणविजय की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हुई तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि रणविजय के इतना करीब होने से श्री को अलग ही तरह की बेचैनी होने लगती थी। कुछ ही देर में दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। दूसरा दिन। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तरुण कि तुम जो खबर लाए हो वो सही है? तरुण ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आपको पता है कि मैं बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करता हूँ, इसलिए आप पहले प्रूफ देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि मैं सही हूँ कि गलत। उसके बगल में बैठे हुए अमन ने भी कहा, ये सही कह रहा है रणविजय, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा शक सही निकला। रणविजय ने सामने ही रखे टैब को देखा और उसमें वीडियो प्ले किया, जिसे देखकर रणविजय की पकड़ उस टैब पर और भी ज़्यादा कस गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? अमन ने कहा, अब सजा उसे मिलनी चाहिए। रणविजय ने अपनी खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, सही कह रहे हो अमन, सजा उसे ही मिलेगी। उसकी वजह से श्री अपना बहुत कुछ खो चुकी है। दूसरा दिन। आज चौहान हवेली की रौनक देखते ही बन रही थी। आज की पार्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। शहर की बड़ी से बड़ी हस्ती इस पार्टी में शामिल हुई थी। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि रणविजय चौहान ने यह पार्टी किस पर्पज़ से दी है। किसी को भी इस पार्टी के देने का रीज़न समझ नहीं आया था। कई लोगों को तो यही लग रहा था कि रणविजय को अब बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी खुशी में रणविजय ने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की थी। रणविजय ने एक ब्लैक टेक्सटो सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त वो जहाँ मौजूद बिजनेसमैन से कुछ बातें कर रहा था, वहीं दूर पर खड़ी नायरा अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए उसे हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। रणविजय बात करते हुए बीच बीच में बार बार अपने हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम भी देख रहा था और उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। वो श्री के नीचे आने का वेट कर रहा था। जब काफ़ी देर तक श्री नीचे नहीं आई तो रणविजय ने सामने ही खड़े उस बिजनेसमैन से कहा, एक्सक्यूज़ मी। फिर उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए।
रणविजय जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन कर अंदर आया तो सामने की तरफ देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर गया। श्री मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके फेस पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। उस लाइट गोल्डन कलर की डिजाइनर साड़ी में श्री का लुक काफी एडोरेबल लग रहा था। रणविजय उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और श्री के हाथ से ब्लाउज की डोरी को लेते हुए खुद ही उसे बांधने लगा। उसने नज़र उठाकर मिरर से श्री को देखा और डोरी को अच्छे से बांधते हुए कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही थी श्री? क्या तैयार होने में इतना वक्त लगता है? तो श्री ने पलटकर रणविजय की तरफ देखा और कहा, मैं बस रेडी हूँ, मुझे बस इयररिंग्स पहननी है, उसके बाद मैं आती हूँ। रणविजय ने ड्रेसिंग पर ही रखे हुए इयररिंग्स की तरफ देखा और उन्हें अपने हाथों में लेकर श्री को पहनाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है श्री कि तुम थोड़ी परेशान हो? तुम्हारा चेहरा भी कुछ दिनों से काफ़ी उतरा हुआ है। श्री ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। रणविजय ने दूसरे कान में इयररिंग्स को पहनाते हुए कहा, मुझसे कुछ भी छुपाना आसान नहीं है श्री, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे कुछ छुपा रही हो? श्री ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं सच में, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, पक्का। रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने सिर्फ तुमसे पूछा ही तो है। चलो अब तुम पूरी तरह रेडी तो हो गई हो, मेरे साथ ही नीचे चलो। कहकर रणविजय ने अपनी एक बाह उसकी तरफ बढ़ाई। श्री ने उसकी बाह में अपनी बाह डाली और चुपचाप आगे बढ़ गई। तभी उसने रणविजय के साथ चलते हुए पूछा, आपने बताया ही नहीं, ये पार्टी क्यों दी है? क्या कुछ स्पेशल हुआ है? रणविजय जो उसके साथ साथ कॉरिडोर में चल रहा था, उसने श्री के चेहरे की तरफ देखा। हाँ कुछ स्पेशल ही होगा। अब तुम सवाल जवाब करना बंद करो और जो कुछ भी होगा कुछ देर में तुम्हारे सामने आ जाएगा। चलो। रणविजय और श्री दोनों ही सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए वहां मौजूद सभी लोगों को देख रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर श्री ने अपने दूसरे हाथ से भी रणविजय की बाहों को कसकर पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर रणविजय ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम इससे पहले भी तो कई पार्टी में आई हो ना? तो श्री ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैं जब भी ऐसी पार्टी में गई हूँ तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। रणविजय समझ गया कि श्री क्या बात कहना चाहती है। उसने श्री के हाथ को प्रेस करते हुए कहा, लेकिन इस पार्टी में तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चले नीचे। श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों ही धीरे धीरे एक एक सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। श्री के दिल में एक अलग ही तरह की बेचैनी हो रही थी, जैसे आज कुछ होने वाला है। क्या? ये तो श्री नहीं समझ पा रही थी, पर हाँ कुछ तो होने वाला था। तभी श्री की नज़र कुछ ही दूरी पर दादी के साथ सोफे पर बैठे हुए अपनी पेरेंट्स पर गई। दोनों ही दादी और कादम्बरी जी से कुछ बात कर रहे थे। अपने माँ बाप को देखकर श्री की आंखों में चमक के साथ नमी भी आ गई। उसने रणविजय से पूछा, क्या पापा मम्मी को भी आपने बुलाया है? तो रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अब इतनी बड़ी पार्टी दी है तो उन्हें बुलाना तो बनता था ना श्री। तो श्री ने वापस पूछा, तो क्या माँ यहाँ आने के लिए मान गई? वो तो मुझसे बहुत नाराज़ थी। तो रणविजय ने श्री से कहा, वो मुझसे भी नाराज़ थी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, लेकिन मैंने इस बात के लिए तुम्हारे पापा को मनाया, वही तुम्हारी माँ को मनाकर यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। श्री को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे रणविजय की बातों में कुछ तो मिस्टीरियस है। वहीं श्री और रणविजय को नीचे आते देखकर सभी मेहमानों की नज़रें उन दोनों पर जम गई। उस खूबसूरत जोड़ी को देखकर सभी लोग एक ही बात मन में बोल रहे थे, वाकई में ये जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन ये बात नायरा को पसंद नहीं आई थी। श्री को रणविजय के साथ देखकर नायरा की पकड़ अपनी वाइन के गिलास पर और भी ज़्यादा कस गई और वहाँ मौजूद लोगों की बातें सुनकर तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ कि वो श्री को पकड़कर इस हवेली से बाहर निकाल दी। तभी तरुण ने अपने हाथ में माइक लेते हुए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि आखिर चौहान हवेली में इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी गई है। तो इसका रीज़न बिजनेस से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। तो भला और क्या रीज़न हो सकता है? तो तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा इन्जॉयमेंट होना तो बनता है ना। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ फ्लोर की तरफ आएं और अपनी डांस के जरिए इस पार्टी के माहौल को थोड़ा और ज़्यादा खुशनुमा बनाएं।
तरुण की बात सुनकर सभी के फेस पर स्माइल आई और सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ फ्लोर की तरफ बढ़ गए। रणविजय ने भी श्री की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? श्री हैरानी से रणविजय के बढ़े हुए हाथ की तरफ देख रही थी। उसे तो रणविजय का बिहेवियर भी काफी बदला बदला नजर आ रहा था। श्री को इस तरह से अपनी तरफ देखते देख रणविजय ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर श्री का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, इतना टाइम तो तुम सोचने में ही वेस्ट करोगी। लाइट्स अब मध्यम हो गई थी और सिर्फ एक स्पॉटलाइट फ्लोर पर बीचों बीच खड़े रणविजय और श्री के ऊपर ही पड़ रही थी। वहां पर एक स्लो लेकिन बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। श्री ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर मुझे डांस करना नहीं आता, मेरा मतलब ये कपल डांस मुझे नहीं आता। तो रणविजय ने उसके कमर में अपना एक हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए कहा, बस तुम मेरे पैरों की ताल से ताल मिलाती रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। रणविजय ने अपने हिसाब से ही डांस स्टेप्स के मूव्स करवाने लगा और वाकई में उनकी डांस मूव्स इतनी ज़्यादा परफेक्ट थे कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सारे डांस स्टेप्स रणविजय खुद श्री से करवा रहा था। थोड़ी ही देर में श्री की झिझक भी खुल गई और वो भी रणविजय के साथ इस डांस में इन्वॉल्व होने लगी। वहीं दादी, कादम्बरी जी और मनोज जी तो मुस्कुराते हुए इन दोनों को डांस करते हुए देख रहे थे, लेकिन श्री की माँ के चेहरे पर थोड़ी नावारी वाली भाव थे, क्योंकि वो अभी भी श्री से नाराज थी और रणविजय से भी। उन्हें तो लग रहा था जैसे ये दोनों उसकी बेटी को भूल ही चुके हैं। वो मन ही मन बोली, मेरी बेटी के साथ ऐसा करके श्री इतनी खुश कैसे रह सकती है? और रणविजय, वो तो बहुत दावे करता था ना कि मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, फिर कैसे उसने भुला दिया और मेरी बेटी की ही गुनाहगार के साथ इस तरह से पेश आ रहा है? क्या वाकई में ये मेरी शिवांगी को भूल चुका है? शायद मनोज जी अपनी पत्नी के चेहरे के भाव से पहचान गए थे कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ वसुधा, और ऐसा कुछ मत सोचो। अक्सर जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री इन सब में बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। तो श्री की माँ ने अपना हाथ मनोज जी के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे तो आप पर भी हैरानी हो रही है मनोज जी कि आप कैसे ये सब भूल सकते हैं। तभी दादी की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं माँ जी, बस हम लोग यही कह रहे थे कि रणविजय और श्री साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी ने उन्हें हैरानी से देखा। वहीं दादी ने भी खुश होते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो मनोज, वाकई में मेरे दोनों बच्चे एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कुछ ही देर में म्यूजिक एंड हुआ और सभी लोगों के कदम रुक गए, लेकिन रणविजय और श्री दोनों अभी भी एक दूसरे के करीब एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे, जैसे उन्हें इस दुनिया जहां का कुछ पता ही ना हो। जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट उन दोनों के कानों में आई, अचानक ही जैसे वो अपनी दुनिया से बाहर आए और आसपास देखने लगे। श्री जल्दी से रणविजय से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। तभी अमन ने उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, वाह, क्या माइंड ब्लोइंग विंग परफॉर्मेंस दी तुम दोनों की। जिन लोगों के दिल में प्यार का एहसास ना हो वो भी प्यार के रस में डूब ही जाएंगे तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देखकर। अमन की बात पर श्री थोड़ा सा शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी। उसने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैं दादी के पास जाकर बैठ रही हूँ। कहकर श्री दादी के पास जाकर बैठ गई। अमन ने उसे जाते हुए देखा और फिर रणविजय से कहा, अब किस बात की देरी है रणविजय, तुम्हें नहीं लगता कि सही वक्त आ गया है? रणविजय ने अपनी सरसरी नज़रों से एक तरफ देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो अमन, वक्त आ गया है। सारी तैयारियां हो गई है ना? तो अमन ने कहा, सब कुछ रेडी है, बस तुम्हारा ऑर्डर मिलने की देरी है। तो रणविजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो लग जाओ काम पर। अमन ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और फ्लोर से नीचे उतर गया। वहीं रणविजय की नज़र एक तरफ जाकर रुक गई और उसके चेहरे के भाव थोड़े शॉक्ड हो गए। कुछ ही देर में तरुण ने अपने हाथ में माइक संभाला और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इतनी हॉट परफॉर्मेंस से यहाँ का माहौल वाकई में काफ़ी रंगीन तो हो ही गया, लेकिन अब वक्त आ गया है सस्पेंस खत्म करने का और आप सभी के सवालों के जवाब देने का, और हाँ, कुछ सवालों के जवाब पूरी दुनिया के सामने लाने का। आखिर कुछ लोगों के चेहरे से नकाब जो हटाना है। नायरा ने ये सुना तो मन ही मन कहा, ये किस सवालों के जवाब की बात कर रहा है और किसके चेहरे से नकाब हटाना है, मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है। तभी तरुण ने अपना माइक रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई अब आपकी बारी। रणविजय ने उसके हाथ से माइक लिया तो तरुण वहाँ से चला गया। फिर रणविजय ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा,
आज से 1.5 साल पहले आप सभी लोग जानते हैं कि रणविजय चौहान की शादी शिवांगी नाम की लड़की से होने वाली थी, जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन शायद हमारे प्यार को किसी की बुरी नज़र लग गई। इस वजह से कुछ गलतफहमियों के चलते वो शादी नहीं हो पाई और शिवांगी भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ वो आज भी पूरी तरह से आज़ाद घूम रहा है और पूरी दुनिया ने एक मासूम लड़की को इन सब का जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कि मैंने खुद भी। कहते हुए रणविजय ने श्री की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के रणविजय को देख रही थी। वहीं दादी और कादम्बरी जी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे और वहाँ मौजूद और लोग आपस में ही बातें करते हुए बोले। जिस पर इल्जाम लगा था वो तो रणविजय चौहान की ही बीवी है ना, जो अभी उसके साथ डांस कर रही थी। फिर रणविजय ने दोबारा आगे कहा, हाँ मैंने उससे शादी की उसे सज़ा देने के लिए, पर असल में वो सज़ा की हकदार थी ही नहीं। सज़ा का हकदार तो कोई और है जो इस पार्टी में मौजूद है। ये सुनकर तो वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा सस्पेंस वाला हो गया। सभी लोग इधर उधर देखने लगे, जैसे ढूंढ रहे हो कि रणविजय का इशारा किसकी तरफ है। वहीं दूर खड़ी नायरा, उसका चेहरा तो डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो चोर नज़रों से रणविजय की तरफ देखने लगी और चुपचाप वहाँ से मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, मेन एंट्रेंस पर ही खड़े बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मैम जब तक सर की बात पूरी नहीं हो जाती यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए आप प्लीज़ अंदर चली जाइए। तो नायरा ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम नायरा सिंघानिया का रास्ता रोक सको। अब आगे से हटो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ज़रूरी काम आ गया है। तो उस बॉडीगार्ड ने भी वापस अपनी बात दोहराते हुए कहा, जब तक बॉस ऑर्डर नहीं देंगे हम यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। अब आप इज्जत से अंदर जाएंगी या ज़बरदस्ती हमें आपको अंदर ले जाना होगा। नायरा ने इरिटेट होकर मनी मन कहा, मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना ही होगा। लेकिन उन बॉडीगार्ड्स के होते तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तभी तरुण की आवाज़ नायरा के कानों में आई, नायरा तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी अभी ख़त्म थोड़ी हुई है। नायरा, जो काफ़ी इरिटेट हो रही थी, उसने जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन छुपाए और मुस्कुराते हुए तरुण की तरफ देखा और कहा, मुझे ना कुछ ज़रूरी काम आ गया है तरुण, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो तरुण ने कहा, ये गलत बात नहीं कह रहे हैं, जब तक पार्टी ख़त्म नहीं होती यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चलो तुम पार्टी में चलो, तुम्हारी तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पड़ने वाली है। नायरा ने फीकी से स्माइल के साथ कहा, मेरी ज़रूरत? भला मेरी क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है? तो तरुण ने नायरा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए कहा, ये भी पता चल जाएगा। तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था? यहाँ सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे, तुम्हारे भी सवालों के जवाब तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। चलो। कहते हुए तरुण नायरा को हॉल के बीचों बीच ले आया और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। तरुण ने नायरा का हाथ कुछ ज़्यादा ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे नायरा की कलाई में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपनी कलाई को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, अंदर ही लाना था तो इस तरह से खींच कर लाने की क्या ज़रूरत थी? पर तरुण ने उसकी बात को इग्नोर किया और सामने की तरफ देखने लगा। रणविजय ने अब नायरा की तरफ देखते हुए ही कहा, कुछ लोग खुद को हद से कहीं ज़्यादा सातिर समझते हैं, सोचते हैं कि गुनाह करने के बाद आसानी से बच जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। गुनाहगार कितना भी चालाक हो, अपने पीछे सबूत छोड़ कर ही जाता है। तो बस कुछ ऐसे ही सबूत मेरे हाथों लगे और मैं वो सबूत आप सबके सामने दिखाना चाहता हूँ। कहकर रणविजय ने एक तरफ इशारा किया। इसी के साथ पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई और वहाँ मौजूद बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। उस वीडियो में नायरा नजर आ रही थी, जो वहाँ मौजूद एक वेटर को कुछ पैसे देकर एक पैकेट भी दे रही थी, जिसे देखकर हर कोई समझ सकता था कि उसे पैकेट में कोई ड्रग्स है। उस वेटर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी ट्रे में पकड़ी हुई एक ड्रिंक में उस पैकेट को मिक्स कर दिया। फिर नायरा ने उससे कुछ बात कही और वो वेटर वो ट्रे लेकर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। फिर इसी के साथ सीन चेंज हुआ। वो वेटर उस ट्रे को लिए हुए रणविजय की तरफ बढ़ रहा था। रणविजय, जो उस वक्त किसी से बात कर रहा था, उस वेटर ने वो ग्लास रणविजय की तरफ बढ़ाया। रणविजय ने भी बिना उसकी तरफ देखे ही ग्लास को ले लिया और उस ड्रिंक के सिर्फ लेने लगा।
इस वीडियो को देखकर नायरा अब डर से कांपने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। वहीं वहां मौजूद लोग जैसे इस वीडियो को देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। वहां मौजूद एक औरत ने कहा, ये तो बड़ी ही रेपुटेटेड फैमिली से है, तो क्या ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? तभी दूसरी औरत ने कहा, भरोसा नहीं होता कि आजकल लोग ऐसे भी हो सकते हैं। वहीं परिवार के सभी लोग एकदम सख्ते में आ गए थे। कादम्बरी जी ने रणविजय से पूछा, रणविजय ये क्या कह रहे हो तुम? क्या नायरा ने वाकई में ऐसा कुछ किया था? तभी नायरा जल्दी से कादम्बरी जी के पास आई और अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब फेक है। ये किसी ने फेक वीडियो बनाई है मेरे खिलाफ, सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। तभी रणविजय ने तेज आवाज में कहा, फेक वीडियो? ये वही वीडियो है नायरा जिसे तुमने डिलीट करवा दिया था। लेकिन इस दुनिया में हैकर भी होते हैं और उन लोगों की मदद से ही मुझे ये वीडियो अवेलेबल हुई है। और क्या कहा तुमने? तुम्हें बदनाम करने की साजिश? तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कितने सबूत को गलत साबित करती हो। इसी के साथ रणविजय ने अमन और तरुण की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। दोनों ही उसका इशारा समझ गए। कुछ देर बाद उनके आदमी एक अधमरे आदमी को घसीटते हुए हॉल के बीचों बीच ले आए और उसे फर्श की तरफ धकेल दिया। उस आदमी की शक्ल देखकर नायरा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये वही बेटा था जो नायरा के साथ वीडियो में नजर आ रहा था। रणविजय ने कहा, अब तुम ये कहोगी कि इस आदमी को भी किसी ने पैसे दिए थे तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलने के लिए, है ना? तो नायरा कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। आखिर वो बोलती भी क्या? वहीं अमन उस आदमी के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए बोला, अब जो सच है वो बताओ कि ये वीडियो फेक है या रियल? वो आदमी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था, वो दर्द से कराह रहा था। उसने कराहती हुई आवाज़ में ही कहा, जी साहब, ये वही मैम है जिन्होंने मुझे उस दिन ड्रग्स का पैकेट दिया था और कुछ पैसे भी, ताकि मैं वो चौहान सर की ड्रिंक्स में वो ड्रग्स ऐड करके उन्हें दे दूं। और इन्होंने मुझे धमकाया भी था कि मैं ये सच किसी को ना कहूं, वरना ये मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से ख़त्म कर देंगी। ये सुनकर नायरा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और कहा, तुम 2 टके की आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ इतना झूठ बोलने की? तुम भी झूठे हो और ये वीडियो भी झूठी है। कहने के साथ ही नायरा ने जैसे ही उस आदमी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी तरुण ने उसका हाथ बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने हाथों को और अपनी ज़बान को थोड़ा संभाल कर रखो नायरा, क्योंकि तुम्हारी असली चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे माँ बाप इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना तुम जैसे औलाद की ऐसी हरकतें को देख कर तो वो शर्म से ही मर जाते। तभी रणविजय ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा, और आप लोगों के लिए इतना जानना काफ़ी है तो पार्टी इज़ ओवर। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब धीरे धीरे कर वहाँ मौजूद सारे मेहमान वहाँ हॉल से बाहर जाने लगे। सभी के बीच सिर्फ यही चर्चा चल रही थी कि नायरा सिंघानिया इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। वहीं नायरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपना बचाव कैसे करे। अब हवेली में सिर्फ फैमिली के लोग ही बाकी रह गए थे। रणविजय ने नायरा के पास आते हुए कहा, अब सच तुम खुद कबूल करोगी या फिर मुझे कबूल करवाना पड़ेगा कि आखिर तुमने ये साजिश रची क्यों और क्या मकसद था तुम्हारा इन सब के पीछे? नायरा अब जानती थी कि वो अब कितना भी कुछ बोले अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकती, क्योंकि सच अपने ही तरीके से दुनिया के सामने आ चुका था। कुछ देर बाद नायरा अपराधियों की तरह सबके सामने खड़ी हुई थी। कादम्बरी जी की नफरत भरी नज़रों से नायरा को देख रही थी। उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो बचपन से जानती थी या जिसे अपने सामने बड़े होते हुए देखा था, वो इस तरह की हरकत भी कर सकती है। वहीं वसुधा जी का तो दिल कर रहा था कि वो नायरा की जान ही ले ले। उन्हें अब श्री के लिए बुरा लग रहा था और शर्म की वजह से वो श्री से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। वहीं मनोज जी के चेहरे पर एक राहत भरी स्माइल थी कि हाँ, उनकी परवरिश गलत नहीं साबित हुई। उनकी श्री निर्दोष थी। बस उन्हें अफसोस था कि श्री को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने परिवार की थी तब उसका साथ नहीं दे पाए थे। वहीं श्री गुस्से और आंसू भरी नज़रों से नायरा को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ साफ नजर आ रहे थे। रणविजय, जो सोफे पर ही एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सख्त नज़रों से नायरा को घूर रहा था, उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, सच बोलो नायरा, क्या हुआ था उस रात? रणविजय की आवाज़ को सुनकर नायरा कुछ पल के लिए तो सहम गई। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया,
हाँ, मैंने ही तुम्हें ड्रग्स दिया था ताकि वो रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। और जब शिवांगी हमें उस हालत में देखे तो वो खुद ही इस रिश्ते को तोड़ देगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी रणविजय कि तुम शिवांगी से शादी करो। शिवांगी के साथ मेरे बिहेवियर को लेकर पहले ही तुम मुझसे बहुत नाराज रहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने शिवांगी के साथ अच्छा बनने का नाटक करती थी ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सकूं। और शायद कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, और शिवांगी को भी यही लगने लगा था कि मैं अब उसकी दोस्त हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ रात बिताने के बाद जब सुबह के वक्त मैं शिवांगी को तुम्हारे रूम में बुलाऊंगी, तब शिवांगी तुम्हें और मुझे उस हालत में देखकर समझ जाएगी कि रात को हमारे बीच क्या हुआ, और गुस्से में आकर वो शादी से पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझसे पहले ही श्री तुम्हारे रूम में पहुँच गई। कैसे, ये मुझे नहीं पता। उस रात मैंने कई बार डोर नॉक किया था, पर तुम लोगों ने डोर ओपन नहीं किया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंधी कि क्या हुआ अगर शिवांगी मुझे और तुम्हें साथ नहीं देख पाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिवांगी तुम्हें श्री के साथ देखे, तभी उसका रिएक्शन यही होगा। तो बस मैंने यही प्लान को चेंज किया और सुबह के वक्त मैं खुद शिवानी के रूम में गई थी। फ्लैशबैक। शिवांगी अपने रूम में सो रही थी। कल रात पार्टी काफ़ी देर तक चली थी। मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एक ही दिन था, इसलिए शिवांगी इन रस्मों से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी उसने अपने रूम के डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। शिवांगी एक अंगड़ाइयाँ लेकर उठी और उसने उनिंदी आवाज़ में कहा, इस वक्त इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? कहीं माँ तो बुलाने नहीं आई है? ये सोचकर शिवांगी बेड से नीचे उतरी और जाकर उसने रूम का डोर ओपन किया तो सामने ही नायरा खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव साफ नजर आ रहे थे। शिवांगी ने नायरा से पूछा, नायरा क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? तो नायरा ने परेशान होते हुए कहा, शिवांगी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिवांगी ने कहा, हाँ ठीक है, चलो अंदर आओ, फिर आराम से बैठकर मुझे बताओ क्या बताना चाहती हो। शिवांगी की बात सुनकर नायरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रूम के अंदर आ गई। फिर शिवांगी ने पूछा, क्या हुआ नायरा, बताओ मुझे। तो नायरा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, शिवांगी तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। शिवांगी ने कन्फ्यूजन से पूछा, धोखा? कौन सा धोखा, और कौन कर रहा है मेरे साथ धोखा? तो नायरा ने थोड़ा सैड फेस बनाते हुए कहा, रणविजय और श्री तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर श्री एकदम से शॉक्ड हो गई। फिर थोड़ा गुस्से से बोली, तुम होश में तो हो ना नायरा? यहाँ बात तुम मेरे होने वाले पति और मेरी बहन की कर रही हो। तो नायरा ने कहा, देखो मैं जानती हूँ कि वो दोनों ही तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह रही हूँ। मैंने कुछ तो ऐसा देखा है जिस वजह से मुझे सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा। तो शिवांगी ने एक बार फिर गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो नायरा। मुझे अच्छे से पता है कि किसी वक्त तुम्हें भी मेरा रणविजय के साथ रिलेशन पसंद नहीं था। शायद इसी वजह से तुम उसी की खुन्नस निकालने के लिए मुझे झूठी मनगढ़ंत बातें बनाकर सुनाने के लिए आई हो। नायरा ने इस पर अपनी आंखों से आंसू भरे हुए शिवांगी की तरफ देखा और अपने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बात का भरोसा करो शिवांगी, ठीक है, एक बार तुम खुद चलकर अपनी आंखों से देख लो, वो बस सच और झूठ का पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम हमेशा के लिए मुझसे बात करना बंद कर देना। नायरा जितने कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कह रही थी, शिवांगी का मन अब दुविधा में भर गया कि क्या वो क्या करे। एक तरफ उसका प्यार और उसकी बहन थी, तो दूसरी तरफ नायरा जो बहुत ही कॉन्फिडेंट से ये बात शिवांगी को बता रही थी। शिवांगी की फेस एक्सप्रेशन देखकर नायरा मनी मन मुस्कुरा कर बोली, मेरा तीर सही निशाने पर लगा है शिवांगी। आखिरकार तुम्हारे मन में शक का बीज पैदा हो ही गया, और ये शक जल्द ही यकीन में भी बदल जाएगा, और वो काम करूंगी मैं। नायरा ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देखो। अब तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ या भला। मैं तो बस तुम्हें उस धोखे से अवेयर कराना चाहती थी। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने फिर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठी साबित हुई ना नायरा, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। नायरा ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया और शिवांगी का हाथ पकड़े उसे रूम से बाहर ले गई। कुछ ही देर में वो दोनों रणविजय के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। नायरा ने शिवांगी से कहा, नायरा मैं तुम्हें यहाँ तक तो ले आई हूँ, लेकिन तुम जानती हो रणविजय का गुस्सा। अगर उसे पता चला कि उसका सच मैंने तुम्हें बताया है तो वो मुझ पर भी बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए तुम ही डोर नॉक करो। मैं बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हूँ।
शिवांगी ने एक नज़र नायरा की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम जाओ। नायरा वहाँ से चली गई और कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। तभी शिवांगी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और डोर नॉक कर दिया। अंदर से कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा था, इसलिए शिवांगी अब बेचैनी से डोर नॉक किए जा रही थी। उसका दिल किसी अजीब सी आशंका से भर रहा था, क्योंकि रणविजय कभी भी डोर ओपन करने में इतनी देरी नहीं लगाता था। इसलिए शिवांगी को अब धीरे धीरे बेचैनी होने लगी कि कहीं नायरा की बात सच न साबित हो जाए। तभी कुछ देर बाद रणविजय ने डोर ओपन किया। शिवांगी ने रणविजय की तरफ देखा और फिर उसकी अपर बॉडी न्यूड की तरह और फिर उसकी अपर न्यूड बॉडी की तरफ। रणविजय के मस्कुलर चेस्ट पर नाखून के स्क्रैच के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर शिवांगी का दिल एकदम धक्क से रह गया। वहीं शिवांगी को सामने देखकर रणविजय एकदम शॉक होते हुए बोला, शिवांगी तुम यहाँ, और ऐसे अचानक क्या हुआ? शिवांगी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग रणविजय को परेशान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शिवांगी सुबह सुबह इतनी परेशानी हालत में यहाँ आई है। शिवांगी ने रणविजय को इग्नोर किया और रूम के अंदर आ गई, पर जैसे ही उसकी नज़र रणविजय के बेड पर चादर में लिपटी हुई श्री पर गई तो कुछ पल के लिए वो सदमे में ही चली गई। वहीं रणविजय को अभी तक नहीं पता था कि उसके बेड पर श्री है, और जब रणविजय ने भी श्री को अपने बेड पर देखा तो वो भी एकदम शॉक होकर उसे देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि रणविजय शिवांगी से कुछ कहता, शिवांगी रोते हुए वहां से बाहर भाग गई। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी नायरा ने जब शिवांगी को रणविजय के रूम से बाहर ऐसे रोते हुए जाते देखा तो उसके फेस पर एक विनिंग वाली स्माइल आ गई। आखिर वो चाहती थी वो तो हो ही चुका था। उसने अब खुश होते हुए मन ही मन कहा, अब रणविजय की लाइफ से शिवांगी आउट और नायरा इन, और श्री को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रणविजय के साथ रात बिताने की? फ्लैश बैक एंड प्रेजेंट टाइम। ये सच जानकर वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम सदमे में आ गए थे। वहीं रणविजय अपनी लाल सुर्ख आंखों से नायरा को देख रहा था। उसकी पकड़ गुस्से से शोभी के आर्म रेस्ट पर कस गई थी। वहीं अमन और तरुण तो नफरत भरी नज़रों से नायरा को देख रहे थे। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी ज़्यादा भी गिर सकती है। नायरा अब रोते हुए कादम्बरी जी के पास आई और बोली, आंटी वो मैं। तभी कादम्बरी जी ने गुस्से से उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो नायरा, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। अरे मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना और तुमने क्या किया? मेरी ही बेटी के जीवन में जहर घोल दिया, और हम इतने वक्त तक एक मासूम लड़की को ही गुनहगार समझते रहे। नायरा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार छन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। ये थप्पड़ मारा था श्री ने, जो गुस्से से भरी आंखों से नायरा को घूर रही थी। नायरा अपने गाल पर हाथ रखे हुए हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से श्री को देख रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी एक और चाटा उसके मुंह पर आकर लगा। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।